नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है बड़ी बहस का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के छोटे बेटे और आदमपुर सीट से मौजूदा विधायक कुलदीप बिश्नोई इस वक्त खासा चर्चाओं में हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कल यानी कि 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। उससे पहले आज वो विधायक पद से इस्तीफा देंगे, जिसके संकेत उन्होंने कल यानी कि 2 अगस्त को दिए थे। जिसके बाद इस बात की पुष्टि उन्होंने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपने समर्थकों के बीच कर दी। ये रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा करेंगे। इस बात को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि कुलदीप बिश्नोई का जाना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगा या फिर नहीं, और कुलदीप के आने से बीजेपी को कितनी मजबूती मिलेगी। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। ये शब्द हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के छोटे बेटे और आदमपुर सीट से मौजूदा विधायक कुलदीप बिश्नोई के, जिन्होंने अपने अंदाज में 3 अगस्त की सुबह एक और ट्वीट किया और एक बार फिर दावा कर दिया कि वे एक मुसाफिर हैं, जो कल वे अपनों की तलाश में थे और आज वो अपनी तलाश में हैं, और उनकी वो तलाश 4 अगस्त को बीजेपी का दामन थाम के खत्म होगी। हरियाणा कांग्रेस के नेतृत्व और गुटबाजी से खफा कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था और खफा कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करनी शुरू कर दी थी। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे थे कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि उन्होंने आदमपुर की जनता के सामने 2 अगस्त को कर दी। उन्होंने आदमपुर की जनता के बीच जाकर उनसे अपने विधायक पद से इस्तीफा देने की इजाजत ली और कहा कि इस्तीफा देने के बाद वो 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर की जनता से अपील करते हुए कहा कि उपचुनाव में उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाएं। तो आज मैं आपसे परमिशन मांगने आया हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूं। और आज ही उपचुनाव में पहले फालतू वोट दूंगा मैंने हाथ खड़े करके दो। मैं चुनाव अगर आपसे आज्ञा लेके आपसे परमिशन, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त परमिशन ले जाऊँ, कल इस्तीफा दूंगा, परसों बीजेपी ज्वाइन करें। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अब समय आ गया है कि आदमपुर हलके का वनवास खत्म किया जाए, क्योंकि आदमपुर ने करीब 27 साल का वनवास काटा है। अब हलके का वनवास खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आदमपुर हलके के विकास में अब कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और विकास के मामले में आदमपुर एक बार फिर उदाहरण बनेगा। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जिन लोगों ने आदमपुर हलके की जनता को बांटने का प्रयास किया और कमजोर करने का काम किया है, उनको अब जवाब देने का समय आ गया है। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़कर 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया था। चुनाव में पार्टी के 7 विधायक जीते थे, लेकिन 5 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2014 से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। इसके बाद दोनों दलों ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 8 और हजका ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। हजका अपने कोटे की दोनों सीटें हार गई, जबकि बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा न होने पर बीजेपी के साथ गठबंधन टूट गया और कुलदीप बिश्नोई ने हजका का विलय कांग्रेस में कर लिया। हरियाणा न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने अब अपनी नई राह चुनने का फैसला कर लिया है और कल वो बीजेपी का दामन थामेंगे, आज विधायक पद से इस्तीफा देंगे। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ केसी भाटिया जी जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं केसी भाटिया जी आपके पास आते हुए और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि आपके बड़े बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता, एक के बाद एक आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और आप 2024 में सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
कैसे संभव हो पाएगा ये जी अगर ये सब चलता रहा तो? देखिए, आपने कौन कौन से बड़े नेता आजकल में छोड़ के गए हैं। हम्म। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कुलदीप बिश्नोई जी का तो पिछले काफी टाइम से यही चल रहा था कि बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। तो उनके कंडक्ट से, उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। तभी उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, तभी उन्होंने आदमपुर की जनता को धोखा दिया, जिन्होंने कांग्रेस से कैंडिडेट चुन के उनको एमएलए बना के यहाँ भेजा था विधानसभा में। तो जहां तक बात है उनकी कुलदीप बिश्नोई जी के बीजेपी में जाने की, बीजेपी में तो पहले ही उनके खिलाफ बगावत शुरू होगी ज्वाइन करने से पहले। अभी तो रिजाइन भी नहीं किया कांग्रेस से, सुनने में आया है कि बीजेपी में जा रहे हैं। तो बीजेपी में जाने से पहले ही उनके बीजेपी के बड़े नेता, कांग्रेस में हरियाणा के बड़े लीडर, पुराने लीडर, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई का आना गलत है, हम उसका विरोध करेंगे। तो कैसे इनका बेड़ा पार ठीक है, मैं आ रहा हूं केसी भाटिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपको सीधे ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां हमारे संवाददाता रवि कालीरमन के साथ मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। ओवर टू यू रवि। अमित, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट आया है, उस ट्वीट से ये जाहिर है, कल उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कि कल 10:10 पर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। आज 12 बजे के आसपास स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से उन्होंने मिलने का समय मांगा है। इस वक्त खुद स्पीकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्पीकर साहब, कुलदीप बिश्नोई ने आपसे समय मांगा है, क्या इस्तीफे पर भी कोई बात हुई है आपकी? नहीं, देखिए, उन्होंने समय जरूर मांगा है, लेकिन विषय क्या है ये अभी कोई स्पष्ट नहीं किया। आज 12 बजे वो मिलने वाले हैं और उनके मिलने के पश्चात ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनका विषय क्या है। वो मिलकर के क्या विषय सामने रखते हैं। जब तक वो मिल नहीं लेते तब तक ये कहना कि वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये बहुत मुश्किल है। सर, मीडिया की अगर बात की जाए, मीडिया में चर्चाएं हैं, कुलदीप बिश्नोई ने खुद जो है जानकारी दी है कि आज वो इस्तीफा देंगे। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उसको मंजूर करने में कितना समय लग सकता है? नहीं, देखिए, उसके अगर वो लीगली एग्जामिन करना पड़ेगा उसको, अगर वो लीगली ठीक होगा तो उसमें कोई समय की बात नहीं है। हम उसको एक बार, अगर रेजिग्नेशन आता है, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं तो उसको हम लीगली एग्जामिन करने के पश्चात एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर, कंडीशंस की अगर बात आए, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के चलते, उन्होंने वजह भी बताई थी किसानों की अनदेखी के चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस प्रकार की कोई कंडीशन अगर इस्तीफे में होती है तो वो मंजूर होता है या उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है? सर नहीं, देखिए, कंडीशनल जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। संविधान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी माननीय सदस्य विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहता है तो उसको बिना कोई कारण बताए या बिना कोई कंडीशन लगाए इस्तीफा देना पड़ेगा। तभी मैंने कहा कि हम उसको लीगली एग्जामिन करने के पश्चात कोई निर्णय लेंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अमित, बिल्कुल देखिए, लगभग 12 बजे का समय जरूर मांगा गया है, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस प्रकार कि कोई उनकी तरफ से ये नहीं बताया गया कि वो इस्तीफा देने आएंगे या फिर उनसे मिलने आएंगे। लेकिन हालांकि जो मीडिया में चर्चाएं हैं, खुद कुलदीप बिश्नोई ने जो बात बताई है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कुलदीप बिश्नोई जो है 12 बजे के आसपास अपना इस्तीफा जो है वो सौंप सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कंडीशनल इस्तीफे की, अभी तक इस प्रकार का कोई कंडीशनल इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। हालांकि अभय चौटाला की बात की जाए तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था तो उसमें कंडीशन डाली गई थी, तो उसके बाद जो है बिना कंडीशन का इस्तीफा जो है उन्होंने दोबारा देना पड़ा था। अगर कुलदीप बिश्नोई अपने इस्तीफे में कंडीशंस डाल के इस्तीफा देते हैं तो वो नामंजूर होगा। अगर वो बिना किसी कंडीशन के इस्तीफा देते हैं तो वो मंजूर किया जा सकता है। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया आपका। फिर से लौटेंगे आपके पास, कोई अपडेट आपके पास रहेगी तो। चलिए, एक बार फिर से हम रुख करेंगे बड़ी बहस का। केसी भाटिया जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। मैंने बीच में आपको रोका था, टोका था, उसके लिए माफी, लेकिन अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक असेट वाली बात नहीं, एक लायबिलिटी वाली बात हो जाएगी। क्योंकि
कुलदीप बिश्नोई का हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जनाधार खत्म हो चुका है जो उनके परिवार का था। पिछले कई सालों से कुलदीप बिश्नोई जो है ना, यानी वो नॉन फंक्शनिंग। वो आपके साथ हैं तो जनाधार है, आपके साथ नहीं है तो उनका जनाधार खत्म हो गया है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा कि उनका जनाधार उनके साथ है। इतना ये था कि आदमपुर की जनता ने जनाधार उनको साथ नहीं है तो जीत कैसे गए वो? जनाधार साथ नहीं है तो जीत कैसे गए वो? भी ऐसे में जब बीजेपी ये दावा कर रही थी कि लहर है हमारी, 75 पार का नारा दिया जा रहा था। देखिए, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे इसलिए आदमपुर से जीत गए थे, नहीं तो पिछले काफी समय से वो काम नहीं कर रहे हैं। और आदमपुर की जनता का उन्होंने कोई पिछले काफी समय से कोई भला नहीं किया है। वो लोग भी इस बात को जानते हैं कि ये अब जो है ना हमारे काम के नहीं रहे। तो इसलिए कुलदीप बिश्नोई, ठीक है, मैं आऊंगा भाटिया जी, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन अत्रे साहब, जी अत्रे साहब, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के लिए बीजेपी की तरफ से रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, भाई ऐसा तो नहीं है कि पहली बार वो आपके साथ आ रहे हैं, इससे पहले वो आपके साथ रह चुके हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि भाई आपके साथ आ जाएंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आप इसका फायदा उठा पाएंगे, हिसार लोकसभा में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और जो विधानसभा सीटें इसमें पड़ती हैं उसमें आपको और ज्यादा उम्मीदें लग रही हैं, लेकिन उम्मीद कैसे करें भाई? इससे पहले आपके साथ थे तो बहुत फायदा नहीं मिला, अब कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं? तरफ से कब कुलदीप बिश्नोई के लिए रेड कारपेट बिछाया गया जी, अभी तो यही निश्चित नहीं है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने स्तर पे इस बात की घोषणा की है कि वो 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये उन्होंने अपने स्तर पे घोषणा की जी। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता होने के नाते इतना मैं कह सकता हूं कि दरवाजा खटखटाया जा रहा है। दरवाजा कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, ये तो अभी वक्त बताएगा। आज की स्थिति में वो ये है कि आधिकारिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष ने ये बता दिया कि कुलदीप जी ने मिलने का समय मांगा, लेकिन किस लिए मांगा है इस बात की जानकारी अध्यक्ष जी को भी नहीं है, और इस बात की जानकारी मुझे भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप जी शामिल हो रहे हैं, इस बात की घोषणा कुलदीप जी ने स्वयं तो की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्या किसी नेता ने ये कहा है कि हाँ कुलदीप जी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? ये सब अभी समय बताएगा। लेकिन अत्रे साहब, पता लगेगा। अत्रे साहब, लोग बहुत समझदार हैं। अत्रे साहब, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपके तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है, हाथ मिलाते वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात उन्होंने की है, तो तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, और जो कुछ दिख रहा है वही तो हम बता रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो कुलदीप जी कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि आधिकारिक रूप से घोषणा जो है पार्टी की तरफ से अभी नहीं हुई है, कुलदीप जी की तरफ से हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि कुलदीप जी जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। भाई कुलदीप जी ने अगर इस बात की घोषणा की है तो कुछ बात होगी तभी की है, लेकिन हमारी तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। मेरा केवल इतना कहना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ। लेकिन मैं केवल यहाँ पे 2 बातें जरूर कहूंगा। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी का जनाधार है नहीं है ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भाटिया जी की एक बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता, और वो इत्तेफाक मेरे ख्याल जनता भी नहीं रखेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है उल्टा-गुट है, उल्टा-गुट की अलग स्थिति है। जब कुलदीप बिश्नोई जी ने उदय भान जी के अध्यक्ष बनने पे ट्वीट करके अपनी नाराजगी जताई थी, उन्होंने जब ये कहा था कि मैं राहुल गांधी जी से मिलकर बात करूंगा, तो इन्हीं के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इन्हीं कुलदीप बिश्नोई जी की बहुत तारीफ की थी। वो तो इनको बहुत बेहतरीन नेता बता रहे थे, काबिल बता रहे थे अध्यक्ष पद के लिए। तो अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि हुडा गुट का कहना ये है कि कुलदीप जी तो कुछ नहीं है, उनका तो कोई आधार नहीं है, लेकिन रणदीप जी का कहना ये है कि वो बहुत ही काबिल है और अध्यक्ष पद के काबिल नेता है। तो यहाँ पे कांग्रेस की जो अंदरूनी स्थिति है उससे थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस में हुआ क्या, इस तरह से हुडा साहब ने धीरे धीरे कांग्रेस के सभी नेताओं को एक एक करके बाहर निकालने का या यूं कहिए कांटा निकालने का काम शुरू किया। उसका नतीजा एक कुलदीप बिश्नोई भी है। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी का आपको याद होगा, जब वो 20 अप्रैल को राहुल जी से मिलकर आए थे तब तक सब कुछ ठीक था। 27 अप्रैल को जब उदय भान जी को अध्यक्ष बनाया गया तो कुलदीप बिश्नोई जी ने नाराजगी का ट्वीट किया। उसके बाद कुलदीप जी कहते हैं कि मुझे राहुल जी से मिलूंगा और राहुल जी से मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी ने कुलदीप जी को मिलने का समय नहीं दिया। मतलब अगर आप अपनी पार्टी के किसी नेता का या विधायक का इस तरह से अपमान करोगे, उसे सम्मान नहीं दोगे, साहब एक सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे, उसकी बात नहीं पूछोगे। साहब एक सवाल मैं करना चाहता हूं, उसके बाद मुझे दूसरे मेहमानों के पास मुझे जाना है। सर,
देखिए, तो ये आप मान रहे हैं कि उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो उनके आड़े आ गई और इसी वजह से वो पाला बदल रहे हैं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं आपकी पार्टी में शामिल होने के बाद कम हो जाएंगी, इस बात की क्या गारंटी है? मैंने ये तो कहा ही नहीं कि उनकी महत्वाकांक्षा उनके आगे आ गई। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, लेकिन कि अगर वो राहुल गांधी से मिलना चाहते थे सर, अगर तो राहुल गांधी जी से मिलकर उनकी बात करें। लेकिन अत्रे साहब, उनको अध्यक्ष पद नहीं मिला, उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, यही तो उनकी नाराजगी है और इसीलिए तो राहुल गांधी पर आरोप लगाने के वादा खिलाफी हुई है मेरे साथ। अमित जी आप गलत शब्द दी। देखिए, कुलदीप बिश्नोई का जहां तक बयान मुझे याद है, ठीक याद है, उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बात राहुल, इतना ही कहा था उन्होंने। तो राहुल गांधी जी को पार्टी नेता होने के नाते उनसे बात कर लेनी चाहिए थी, भाई उनकी तकलीफ पूछ लेनी चाहिए थी। और राहुल गांधी जी उनसे मिले नहीं, उनको समय नहीं दिया, तो ये तो सीधा सीधा अपमान हुआ ना किसी नेता ने। और अगर कोई नेता अपना अपमान होते देख के पार्टी छोड़ने की बात करे तो क्या गलत कर रहे हैं वो? अगर कांग्रेस उनको सम्मान नहीं दे सकती तो उनको छोड़ देना चाहिए, ये तो किसी के लिए भी ठीक है। अगर जिस पार्टी में आपको अगर इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, काहे को रहना वहां पे? ठीक है, अत्रे साहब मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। अमित जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में जाने, कांग्रेस के छोड़ने से किसे नफा किसे नुकसान? नफा नुकसान तो किसी को नहीं है, ठीक है ना। ये तो कुलदीप को होगा जो भी होगा, ठीक है ना, पार्टियों पे असर नहीं पड़ता इतना ज्यादा। असल में कुलदीप के साथ दिक्कत ये है कि वो डिसीजन लेने में बहुत देर करते हैं और जो ढीला ढाला जो रवैया है वो उनको नुकसान करता है। हमेशा इन्होंने जो स्ट्रेटजी टाइम होता है उस पे डिसीजन नहीं लिया, तो उनका नुकसान इनको हुआ है। वे 2 दिसंबर 2007 को रैली की थी और उस पे इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी जो, तो उसमें अगर वो उसी दिन इस्तीफा दे देते अपने सांसद पद से, क्योंकि कांग्रेस के सांसद थे, तो कहानी दूसरी होती, ठीक है ना। लेकिन इस्तीफा उस समय ना दे के उन्होंने ये कहा था कि मैं 6 महीने में दे दूंगा, शर्त लगा दी थी। तो उससे जो टेम्परामेंट था, जो टेम्पो बना था और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह था, वो सारा काफूर हो गया था। तो वही बात अभी हो रही है, इतने दिन हो गए लगातार ये हो रही है कि जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, मैं बात करूंगा, कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, मैंने इस्तीफा भेज दिया है, मैं फलां से मिलूंगा, मैं उससे मिलूंगा। तो उससे किसी पार्टी का नुकसान नहीं है, वो तो इनका खुद का व्यक्तिगत लाभ या नुकसान है। ठीक है अमित जी, लौटता हूं मैं आपके पास। कुलदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप जमीन पर मौजूद रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते हैं और हिसार के बारे में आप बखूबी जानते भी हैं, हिसार लोकसभा के बारे में, और वहां जो विधानसभा सीटें पड़ती हैं उसके बारे में आपको पता होगा। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, ये बिल्कुल साफ हो गया है। इस बात का खुद उन्होंने ऐलान किया है। बीजेपी में जाने से कितना फायदा बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में आप देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अमित, हिसार जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी सी कमजोर कहीं तो ठीक होगा, क्योंकि जेजेपी की यहाँ 3 सीटें हैं, उचाना विधानसभा, नारनौल विधानसभा, उकलाना विधानसभा, जो खासकर ज्यादातर ग्रामीण एरिया है वो जेजेपी के पाले में है। और दूसरा जो है कुलदीप अगर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये फायदा मिलेगा कि आदमपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो भजन लाल का गढ़ रहा है, लगातार उससे विधायक जीतते आ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। और हांसी कहीं ना कहीं, हांसी सीट से इससे पहले रेणुका बिश्नोई वहां से विधायक थी, तो इन 2 सीटों पे कहीं ना कहीं बीजेपी को बेहद मजबूती मिलेगी। हालांकि अभी भी जो हांसी की सीट है वो बीजेपी के पास है, लेकिन आने वाले टाइम में और मजबूती वहां से मिलेगी। इसके साथ साथ जो है हिसार शहर की बात की जाए तो हिसार शहर में भी जो है बिश्नोई समर्थक काफी संख्या में है। कुलदीप बिश्नोई खुद हिसार में रहते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग जो है आसपास के क्षेत्र से कहीं ना कहीं बिश्नोई परिवार से जुड़े हुए हैं और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जो लोकसभा हिसार है वहां बीजेपी बिल्कुल मजबूत होगी कुलदीप बिश्नोई के आने से। और आने वाले टाइम में देखें तो हिसार में फिलहाल ऐसी चर्चाएं हैं कि कुछ न कुछ कोई बड़ा पद जो है कुलदीप बिश्नोई परिवार को दिया जा सकता है, तो इससे भी कहीं ना कहीं हिसार को फायदा होगा और लोग भी इस तरफ जुड़ेंगे। देखिए कुलदीप, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फायदा होगा, भाई लोकसभा चुनाव में हमने देखा था, अपने बेटे को चुनाव लड़वाया लेकिन हार गए। अगर मजबूत होते, स्थिति मजबूत होती तो फिर ये हालत होती क्या?
देखिए वो लगातार जो है कांग्रेस पर बोलते नजर आ रहे थे। कांग्रेस के नेताओं का साथ जो है लोकसभा चुनाव में भी नहीं मिला था, क्योंकि बेहद कम वोट जो है भव्य बिश्नोई को मिले थे। कांग्रेस की सीट से वो लड़े थे। उस समय भी कहीं ना कहीं स्थिति जो है इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि केवल आदमपुर विधानसभा से ही ज्यादातर वोट जो है भव्य बिश्नोई को मिले थे। और उस समय जो सिनारियो था उसके हिसाब से भव्य बिश्नोई कहीं बेहद पीछे चल रहे थे, क्योंकि बीजेपी पार्टी के भी वोटर यहाँ हैं। तो बीजेपी सांसद जो है ब्रजेंद्र सिंह हिसार से जीते थे। और अब अगर दोनों चीजें मिलती हैं, बीजेपी के वोट और कुलदीप बिश्नोई के वोट, तो कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती होगी। और आने वाले टाइम में जो है बीजेपी हिसार लोकसभा क्षेत्र से बिल्कुल मजबूत होगी। ये साफ तौर पर पिछले चुनाव के नतीजे देखकर कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अत्रे साहब, अगर कुलदीप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं और वो बखूबी जानते भी हैं जमीनी स्थिति है क्या, और अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर कुलदीप बिश्नोई आ रहे हैं आपके पास अगर मगर का, हालांकि इसमें अब कोई सवाल बनता नहीं है, उन्होंने बिल्कुल पत्ते खोल ही दिए हैं, तो इसका मतलब तो ये अच्छी बात है आपके लिए, शुभ संकेत है आपके लिए कुलदीप बिश्नोई का आपकी पार्टी में आना विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव दोनों के लिए। देखिए अमित, ऐसा है, जो व्यक्ति 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुका हो, 4 बार विधायक रह चुका हो, जिसकी धर्मपत्नी विधायक रह चुकी हो, माता और उनके पिताजी का इतिहास राजनीतिक आप जानते हो, तो एक व्यक्ति जब स्वयं इतनी बड़ी लेगेसी जिसके साथ हो, तो स्वाभाविक है अगर वो कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करता है तो उस लेगेसी का लाभ उसको मिलता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बस यहाँ विषय ये नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई जी का लाभ या फायदा। एक बड़ी लेगेसी का नेता अगर भारतीय कोई भी राजनीतिक दल ज्वाइन करेगा तो स्वाभाविक है लाभ होगा, और जिस राजनीतिक दल को छोड़ेगा उसको नुकसान होगा। भले ही कांग्रेसी प्रवक्ता कुछ भी कहते रहे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ करता। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऐसे हालात क्यों बने कि कुलदीप बिश्नोई को ऐसा निर्णय लेना पड़ा, ऐसे हालात क्यों बने कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया। वो हालात बने कांग्रेस की अपनी राजनीतिक फुटबॉल की वजह से। जिस तरह से वहां पे धड़ेबंदी है, जिस तरह से उस धड़ेबंदी का नतीजा ये होता है कि एक करके कांटे निकाले जाते हैं और नेता को अपनी ही पार्टी के अंदर सम्मान नहीं मिलता, नेता का शीर्ष नेता उससे मिलना नहीं चाहता, उससे बात नहीं करना चाहता, उसकी बात नहीं सुनना चाहता। तो जब किसी राजनीतिक दल के ऐसे हालात हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा राजनीतिक दल राजनीतिक हाशिए पे चला जाता है। और जो कांग्रेस की स्थिति, आप देखिए कांग्रेस ने 1-2 दिन पहले 3 दिन शिविर किया। कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिनमें से 3 उस शिविर में पहुंचे नहीं है। किरण चौधरी जी जो एलओपी रह चुकी है वो उस शिविर में नहीं पहुंची है। रणदीप सुरजेवाला नहीं पहुंचे। मतलब इस तरह के हालात कांग्रेस के हैं। तो 2024 तक आते आते मुझे लगता है कि शायद हरियाणा में कांग्रेस खत्म ही हो जाएगी जिस तरह के हालात बने होंगे। ठीक है, लेकिन भाटिया जी जी अत्रे साहब ये कह रहे हैं कि आप 2024 की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन जो हालात पैदा हो रहे हैं, जो हालात बन रहे हैं, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि 2024 के आते आते पार्टी खत्म ना हो जाए। देखिए इनको अपनी पार्टी संभाले, इनके खुद के नेता इसका कुलदीप बिश्नोई का विरोध कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने घोषणा की है कुलदीप बिश्नोई मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। जब बीजेपी में जाएंगे तो इनका क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं उस बात का। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी एकजुट है। हमारी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे बीजेपी को चिंता करने की जरूरत है। बीजेपी अपना दामन संभाले। बीजेपी आज आधार उनका खिसका हुआ है। इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी समस्याएं हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और ये सपने देख रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार दोबारा लेके आएंगे और कुलदीप बिश्नोई का पता नहीं क्या बना देंगे। कुलदीप बिश्नोई का तो भगवान मालिक है। कुलदीप बिश्नोई का तो भगवान ही मालिक है। जब चलिए तीसरी बार कह लीजिए तो बीजेपी अपनी सरकार तीसरी बार लेकर आ पाएगी, ये आज की डेट में सवाल बन गया है जनता के सामने। तो इसलिए इनको ज्यादा लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई जो है ना वो कोई इनके लिए कोई भाग्य रेखा इनकी बदलने वाला नहीं है। उससे इनको नुकसान ही होगा, क्योंकि वो किसी भी पार्टी में चला जाए उसका एम्बिशन एक है कि मेरे फादर वो चीफ मिनिस्टर बने थे हरियाणा के, मैं भी बनूंगा, जैसे कैसे करके बनूंगा, किसी को भी धोखा देना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ऐसा आदमी बीजेपी के लिए कहाँ एक उनका वो मददगार बनकर आएगा या उनकी हेल्प कर पाएगा। तो ये है कि भाई एक किसी को मना जो जबरदस्ती गले पड़ेगा तो आजा भाई, और लोग आ रहे हैं तू भी आजा।
आदि कांग्रेस के लोग जो है ना लालच में आके, जो लालची लोग थे वो बीजेपी में चले गए। अब वो लोग ये जो पहले से गए हुए हैं बीजेपी में, नहीं, वो लोग सोच रहे हैं हमें तो कुछ मिला नहीं, सम्मान नहीं दे पाए। भाई आरोप तो आपके ऊपर ये लग रहा है ना कि पार्टी उनको सम्मान नहीं दे पा रही है। देखिए जितना सम्मान मिल नहीं रहा है और इसीलिए पार्टी छोड़ नेता आपके जा रहे हैं। अमित जी, जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने भजनलाल जी के परिवार को दिया है उतना किसी ने आज तक नहीं दिया उनको। तो ऐसा कहने वाली बात नहीं है। कुलदीप बिश्नोई ओवर एम्बिशियस आदमी है। उसने अपने पिता का भी बेड़ा गर्क किया और ये कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाया, और अब बीजेपी का में अगर जाते हैं तो उनका बेड़ा गर्क करने वाली बात हो जाती है। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं। कुलदीप बिश्नोई वो प्रधान बनना चाहते थे कांग्रेस पार्टी के। हाईकमान की मर्जी है जिसको प्रधान बनाए। उससे नाराज, उससे पहले ही ये लोग जब ये कहते हैं अंतरात्मा एक जो है ना ब्लैकमेल कर रहे थे हाईकमान। ठीक है भाटिया जी, मैं आऊंगा आपके पास। और यहाँ पर एक और जानकारी आपको हम दे दें कि हमने इस डिबेट का समय बढ़ाया है, तो हम डिबेट को अब थोड़ा सा और आगे लेकर जाएंगे। लेकिन अमित जी, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। हाँ अमित जी, मेरा सवाल आपसे ये है, चौधरी बीरेन्द्र सिंह को हम सुन रहे थे, बीजेपी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का डर भी हो सकता है। उनकी इस बात में किसी तरह की कोई सच्चाई या दम आपको नजर आता है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीरेंद्र सिंह वरिष्ठ नेता तो हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैसे हो सकते हैं? उनको तो 6-7 साल ही हुए हैं बीजेपी में आए हुए। हालांकि वो नए आए हैं और उनको ज्यादा पता होगा भी सरकार में क्या चल रहा है, बीजेपी में क्या चल रहा है, ठीक है ना, उनके पास सूचना होगी। हम तो ये नहीं कह सकते इसके बारे में। लेकिन ये एक प्रचलन तो चला है, हालांकि ये पिछली सरकार में भी था। हम ये नहीं कहते कि यूपीए की गवर्नमेंट में नहीं था, एनडीए गवर्नमेंट में नया आया है। ये तो चलन आता ही है। जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां होती हैं उनका दुरुपयोग तो होता ही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। विपक्षी दल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात, कुलदीप बिश्नोई को सीबीआई ईडी का डर जी, इस बात में आपको क्या दम नजर आ रहा है? अब चलिए अमित जी, मैं आता हूं आपके पास। थोड़ा सा डिस्टरबेंस यहां पर हो रहा है। कुलदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ कुलदीप, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बात का दावा किया जा रहा है कुलदीप बिश्नोई की ओर से, और हमने देखा भी, कल तस्वीरें सामने आई और उसमें अपने जो तमाम समर्थक हैं वो उनसे राय ले रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि भाई मैंने ये फैसला लिया है, क्या आप मेरे इस फैसले के साथ हैं, क्या आप फैसले से सहमत हैं? और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि मैंने अपने समर्थकों की राय लेने के बाद ये फैसला लिया है। जमीन पर आपको क्या हालात दिखाई पड़ते हैं? क्या लोग वाकई में जो कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं उस बात से वो सहमत भी हैं या फिर नहीं, या कुलदीप बिश्नोई ऐसे हवा हवाई बातें कर रहे हैं? जमीन पर क्या है स्थिति? और देखिए, जब से कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के खिलाफ जो है वोट किया था, उस दिन से ही लगातार ये बड़ी चर्चा उठी थी कि कुलदीप बिश्नोई जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो उसके बाद लगातार बैठकों का दौर चला। करीब 14 जून के आसपास जो है कुलदीप बिश्नोई ने बैठक की थी अपने आवास पर। अपने तमाम जो है कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से बुलाया था। उस समय भी कुलदीप बिश्नोई ने पूछा था कि क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो उस समय भी वहां जितने लोग मौजूद थे उन्होंने तो जरूर उनका समर्थन किया था, लेकिन अब जिन्होंने वोट दिए हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में हजारों वोट उनको मिले थे, अब उन एक एक वोटर तक तो पहुंच पाना मुश्किल है। उनका क्या रुख है, वो कुलदीप के इस फैसले से खुश हैं या नहीं। लेकिन जितने लोग उन्होंने बुलाए थे और कल भी जितने समर्थक उनकी बैठक में पहुंचे थे, करीब 200 के करीब जो है संख्या थी, उस संख्या में लगभग सभी लोगों ने सहमति दी थी और कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी जाने के लिए, बीजेपी में जाने के लिए बिल्कुल सहमति दी थी। लेकिन बाकी जो वोटर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं या फिर उनके जो समर्थक हैं पूरे हरियाणा में जितने भी लोग हैं, उनसे सीधे तौर पर नहीं पहुंचा गया, क्योंकि ना ही तो ऐसी कोई बड़ी रैली या बड़ा जन समर्थन कुलदीप बिश्नोई ने जाने से पहले किया, लोगों को बुलाया हो, बड़ी संख्या में बुलाया हो, उनसे राय ली हो।
हालांकि जो उनके खास समर्थक हैं, जो लगातार हर कार्यक्रम में बिल्कुल मैं आता हूं कुलदीप, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। कुलदीप बिश्नोई आज अपना इस्तीफा देंगे, चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष से कुलदीप बिश्नोई का मिलने का कार्यक्रम है। 4 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे कुलदीप बिश्नोई, इस बात को उन्होंने खुद बताया, इस बात का ऐलान उन्होंने खुद किया है। और रेणुका बिश्नोई जो कि कुलदीप बिश्नोई की पत्नी हैं, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामने का फैसला किया है। वो भी कुलदीप के साथ बीजेपी के साथ जाने वाली। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई आज विधायक पद से इस्तीफा देंगे। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अब से कुछ ही देर के बाद कहा जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। दोपहर 12 बजे विधानसभा अध्यक्ष से वो मुलाकात करेंगे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से समय मांगा था, 4 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे कुलदीप बिश्नोई। उन्होंने एक ट्वीट किया था कल और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि 4 अगस्त सुबह 10 बजे 10 मिनट, और इससे बिल्कुल साफ हो गया कि वो अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। और एक शुभ मुहूर्त कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन्होंने निकलवाया है बीजेपी को ज्वाइन करवाने के लिए, बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए। कुलदीप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल अमित, हम बात कर रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों का क्या कहना है। जितने लोग उनकी बैठक में आए थे, जितने लोगों से उन्होंने संपर्क किया था, लगातार उनसे जुड़े रहते हैं, उन सभी लोगों ने तो उनके आवास पर पहुंचकर, उनके आदमपुर कार्यालय पर पहुंचकर सहमति जताई है। कुछ समर्थकों ने तो अभी से जो है पोस्टर बैनर लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि वायरल भी जो कि सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। एक समर्थक ने कुलदीप के आवास के बाहर भी एक बड़ा पोस्टर लगाया है कि मैं कुलदीप बिश्नोई के साथ हूं, जहां भी वो जाए वो साथ हूं। लेकिन जो एक्टिव उनके कार्यकर्ता हैं, उनके वर्कर हैं, वो जरूर साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता से क्या उन्होंने राय ली, क्या फील्ड में जाकर उन्होंने पूछा, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई गांव में नहीं गए, जहां उनके वोटर थे आदमपुर हलके में, वहां तक उनको नहीं गया। कोई बड़ी रैली की या कोई बड़ा जन समर्थन उन्हें समर्थन देने के लिए आया हो कि आप चलिए आगे, हम आपके साथ हैं। तो ऐसे कुछ हालात ग्राउंड पर देखने को तो नहीं मिले। हालांकि कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि उन्होंने अपने तमाम समर्थकों से, तमाम वोटरों से बातचीत की है, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कुछ दिखा नहीं कि खुद कुलदीप बिश्नोई उतरे हो या उनके परिवार के लोग उतरे हो, गांव-गांव जाकर लोगों से बातें की हो। इस तरह की कुछ हालात दिखे नहीं। हालांकि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि उन्होंने बात की है, तो वो जरिया अभी तक सामने नहीं आया कि किस जरिए से उन्होंने अपने हर एक वोटर से बातचीत की है। ठीक है कुलदीप, आता हूं मैं आपके पास। लेकिन भाटिया जी, क्या ये माना जाए कि कुलदीप को रोकने की आपने कोशिश नहीं की? क्या ये माना जाए, हालांकि वो बागी थे, हम सभी जानते हैं किस तरीके से उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, हम सभी जानते हैं इस बात को। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी काफी परेशान भी थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना ये फैसला लिया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भी चूक हुई है? जो वो चाहते थे थोड़ा सा कम दे देते, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर कोशिश करती, राहुल गांधी अगर कोशिश करते, तो हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई आज ये नौबत ना आती कि वो पाला बदले। देखिए, एक आदमी का कंडक्ट हाईकमान ने उसको वॉच किया है। जो आदमी पहले से ही ये कहता है कि मैं अंतरात्मा पे अपने वोट दूंगा राज्यसभा के उसके लिए, कैंडिडेट के लिए, ऐसा आदमी ब्लैकमेलिंग का पहले बोर्ड लगाकर तख्ती लेकर घूम रहा है और हाईकमान से कहता है मुझे प्रधान बनाओ तो मैं वोट दूंगा राज्यसभा कैंडिडेट के, नहीं तो मैं आपके खिलाफ जाऊंगा। ऐसे आदमी की बात सुनने का फायदा क्या है? हाईकमान ने जितना उसको सुनना था सुना उसको, लेकिन वो जो आदमी आडामेंट है मुझे प्रधान बनाओ नहीं तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, तो ऐसे आदमी को क्यों अपने गले लगाएगी कांग्रेस पार्टी? मेरा ये कहना है। वो बात तो सही है आपकी, लेकिन सवाल ये है ना कि इस तरीके से अगर एक एक करके आपके सभी नेता आपको छोड़ते चले जाएंगे, कोई नहीं जा रहा जो ओवर एम्बिशियस है, एक लंबी फहरिस्त है। इसके पहले भी हमने देखा है, राव इंद्र सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह आप ही की पार्टी में थे सर। इतने बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता आपकी पार्टी को छोड़कर गए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत उदाहरण है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं अगर आप ये कहेंगे कि नहीं कौन गया कौन नहीं, मैं बता सकता हूं आपको। और इसका नुकसान आपको हुआ है, इसका नुकसान आपको हुआ है। अब इस बात को आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन भाई एक नेता के जाने से, एक बड़ा नेता, उसका कद बड़ा है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी मौजूदा विधायक है वो कांग्रेस पार्टी के,
अभी इस्तीफा नहीं दिया। अमित जी, तो आप अगर अमित ये जी, कहें आप कि उनका कोई वजूद नहीं है, इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। अमित जी, आप पीछे झांक कर देखिए 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था या उसके साथ असेंबली का चुनाव था हरियाणा का, बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे, विनिंग कैंडिडेट नहीं थे। बीजेपी ने कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को, दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाकर अपना कैंडिडेट बनाया और उनको वो जीते। उस टाइम बीजेपी के आधार जो जितना आधार था तो था, जो उसने झूठ फैला कर लोगों को बहका कर नरेंद्र मोदी जी ने और दूसरे लोगों ने लोगों को अपने साथ लगाया और दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स को अपने साथ मिलाकर वो अपना जीत का झंडा लोगों के सामने रखा। तो ऐसे में वही आदमी आज कुलदीप बिश्नोई की खिलाफत कर रहे हैं कि हमें तो पहले ही जो हम चाहते थे हमें नहीं मिल पा रहा और कुलदीप बिश्नोई आ जाएगा शायद हमारा और कुछ नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये तो मलाई खाने वाले लोग हैं जो पार्टी के वफादार नहीं थे, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं है। तो ऐसे लोग बीजेपी में भी जब भगदड़ पड़ेगी तो ये लोग सबसे पहले कहेंगे कि हमें अपने हमारा तो घर है, कांग्रेस हमें वापस ले लो। तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अवसरवादी लोग हमेशा जो है ना वो उसकी तरफ देखते हैं, कहाँ हरियाली है उधर ही भागते हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन अमित जी, कुलदीप बिश्नोई का ये कहना कि सत्ता में रहते वो जो काम करवा सकते हैं वो बाहर रहकर नहीं करवा सकते हैं, तो 3 साल के बाद इनको ये सब याद आ रहा है, जब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, अपना वो फैसला ले चुके हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि सत्ता में रहकर मैं बहुत कुछ काम करवा सकता हूं, लेकिन सत्ता के बाहर रहकर वो काम मैं नहीं करवा पा रहा हूं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो, और 3 साल के बाद उनको ये सब याद आ रहा है। देखिए, ये पता नहीं इसका तो मतलब क्या है, लेकिन मैं तो एक बात बता सकता हूँ कि मई 2014 में 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, यूपीए की गवर्नमेंट कह सकते हैं उसे, और उसमें कुलदीप बिश्नोई भिवानी लोकसभा से सांसद बन गए थे। तो सरकार में थे वो। फिर उसके बाद 2005 में हरियाणा में भी सरकार आ गई थी और वो 2014 तक रही दोनों जगह। तो सरकार में तो थे शुरू में 3 साल 2007 तक। बिल्कुल सही बात। उसमें इनके जो बड़े भाई हैं, जो भाई हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया था कांग्रेस सरकार ने। इनके पिता हैं भजनलाल थे, उनको राज्यपाल बनाया था राजस्थान का, और ये खुद सांसद थे। तो ये उस समय भी काम नहीं करवा पाए, तो इनकी शिकायत तब भी थी। 2007 में इन्होंने रैली करके अपनी अलग पार्टी बना ली थी। भाई अगर सरकार में रह के काम हो सकते हैं तो उस समय ये काम क्यों नहीं करवा पाए? ठीक है ना, इसका जवाब तो यही दे सकते हैं। और अब क्या गारंटी है कि वो चले जाएंगे? भाई देखो, जो इनकी पुरानी पार्टी है जिसमें इनके पिता दो बार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है ना, वहां पे इनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो ये क्या गारंटी कि अगली जो सत्ताधारी पार्टी जो और ज्यादा मजबूत है विपक्ष से भी ज्यादा, तो वहां इनकी बात सुनी जाएगी? ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस को पता चल चुका है कि इनका किला ढह चुका है। इनके बेटे भव्य बिश्नोई की जिस तरह से परिणाम रहा था और आसपास में भी जो इनका वजूद था वो सिमटता जा रहा था, तो कांग्रेस ने इनको तवज्जो देना उचित नहीं समझा। अगर ये इतने कद्दावर नेता होते तो राहुल गांधी क्यों नहीं सुनते इनकी बात? ठीक है ना, उनको क्यों नहीं इतना डर? अब तो ये देखिए, ये तो सिरदर्दी अगली पार्टी की होगी जहां पे ये जाएंगे, क्योंकि इनका जो अभी तक रहा ट्रैक रिकॉर्ड, अगर जिस पार्टी में ये है वो अगर सत्ता में आती है तो इनका जो रहता है एम्बिशन कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, या फिर विपक्ष में हो तो उसका मैं अध्यक्ष बनूं, प्रदेश अध्यक्ष। तो ये दोनों जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे तो इसको काबू में करना थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये सवाल मैंने अत्रे साहब से किया भी था, लेकिन अत्रे साहब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अत्रे साहब, मैं फिर से ये सवाल दोहराता हूँ, और ये सवाल अमित जी भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कुलदीप बिश्नोई के आड़े आ रही हैं, वो आपकी पार्टी में आने के बाद भी रह सकती है। और देखिए, आपके लिए भी इतना आसान नहीं है कुलदीप बिश्नोई को एडजस्ट करना, क्योंकि सोनाली फोगाट जो है वो अलग से दावा ठोक रही हैं। वो ट्वीट आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले जो ट्वीट उन्होंने किया था जब ये हलचल शुरू हुई थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं लगता है कि चैलेंज आपके लिए भी है, इतना आसान नहीं है कुलदीप बिश्नोई को एडजस्ट करना? देखिए अमित जी, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दल।
एक जो अंतर है, उस अंतर को समझना बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा जिस वक्त 2014 में कांग्रेस के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी में आए थे, राव इंद्रजीत जी आए थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आए थे, धर्मवीर जी भी आए थे, रमेश कौशिक जी भी थे, तो इस तरह के तर्क जो है वो उस वक्त भी दिए जाते थे, खासतौर पे जो कांग्रेस के मित्र हैं उनकी तरफ से, और विशेष तौर पे हुडा साहब की तरफ से कुछ अलग अलग तरह के बयान आते थे। लेकिन आज 8 साल हो गए हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब कोई नेता ज्वाइन करता है वो बतौर एक कार्यकर्ता ज्वाइन करता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता बन के नहीं आता। यहाँ तो पहली शर्त है कि आप एक कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी में आएंगे, पार्टी की रीति नीति को आप समझेंगे, पार्टी रीति नीति को सीखेंगे और पार्टी की रीति नीति के हिसाब से ही आपको काम करना होगा। ये तय पार्टी करती है कि किस नेता के अंदर क्या काबिलियत है, क्या योग्यता है, उसकी काबिलियत या योग्यता को किस जगह पे पार्टी ने उपयोग करना। ये निर्णय सब पार्टी के हाथ में रहते हैं, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होते। दूसरे राजनीतिक दलों में जो एक बड़ा अंतर है वो ये है कि दूसरे राजनीतिक दल जो है वो मैन ड्राइव या ये पर्सन ड्राइव पॉलिटिकल पार्टीज है। कांग्रेस की बात करें तो नेहरू गांधी परिवार का पार्टी का मालिक है, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, वो जो चाहेंगी वही पार्टी में होगा। चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम जी का परिवार पार्टी का मालिक है। आप अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो अभय सिंह जी, ओम प्रकाश चौटाला जी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी नेता की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसलिए ये एक बेसिक अंतर है दूसरे राजनीतिक दलों में और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में आने वाला कोई भी व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता होता है, नेता नहीं होता। पार्टी तय करेगी कि उसका उपयोग कहाँ करना है, कहाँ पे वो हमारे लिए उपयोगी है, उनकी योग्यता क्या है, ये सब चीजें पार्टी तय करती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। रही बात, जैसे आपने सोनाली जी का नाम लिया, अभी केसी जी भी कुछ बातें कर रहे थे कि कुछ नेता विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का विरोध नहीं होता, क्योंकि जब पार्टी किसी की नेता को ज्वाइन कराती है तो पार्टी का एक तय पैटर्न है, एक ढंग है किसी भी नेता को पार्टी के अंदर ज्वाइन कराने का। यहाँ पे कंडीशनल ज्वाइनिंग नहीं होती कि साहब मुझे ये मिलेगा तो मैं आऊंगा, मुझे ये दोगे तो क्या दोगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ किसी की शर्त या किसी शर्तों पे ही ज्वाइनिंग होती। तो इस बेसिक अंतर को जो लोग समझते हैं वो बेहतर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपको बतौर कार्यकर्ता ही काम करना होता है। यानी आप ये कह रहे हैं अत्रे साहब कि किसी तरह की कोई डीलिंग नहीं हुई है। कुलदीप बिश्नोई आएंगे, बड़ा स्पष्ट किया, बीजेपी के एक सिपाही के तौर पर वो आएंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के सिपाही के तौर पे आएंगे अगर यदि आते हैं, यदि पार्टी स्वीकार करती है। और उनकी योग्यता क्या है, कहाँ पे उनका उपयोग हो सकता है, वो तय पार्टी करेगी। केसी भाटिया जी देखिए जी, अत्रे जी जो बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में हर आदमी जो है ना कार्य करता है। इनके क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ कहकर देखे ना, वो खाली कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता नहीं है, वो बड़े नेता नहीं। वो तो खुद कहते हैं, भाटिया जी स्वयं कहते हैं, मोदी जी। अगर आपको याद होगा, मैं नहीं बोला अत्रे जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला अत्रे जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज अत्रे जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि आज का बयान देखिए कुलदीप बिश्नोई जी का। वो कहते हैं कि 26-27 साल पहले वाला मैं आपको राज ला के दूंगा और आपके उस टाइम के हिसाब से काम कराऊंगा। 26 साल पहले थे उस जो काम हुए थे आदमपुर के, उनके कहने के मुताबिक, तो वो मैं समय लाना चाहता हूँ। इसका मतलब कि मनोहर लाल खट्टर जी को भी सोचना पड़ेगा और वीरेंद्र को भी सोचना पड़ेगा। वो तो सोच रहे हैं खैर कि भाई ये आ गए तो हम चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, हमारा क्या बनेगा। तो जितने भी बीजेपी में चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, सबके सिर में दर्द हो गया इस बात को सुन के कि 26-27 साल पहले वाली पोजीशन कुलदीप बिश्नोई लाना चाहते हैं, खुद मुख्यमंत्री, और बीजेपी में रह के बनना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए कहना कि हर आदमी कार्य करता है, कुलदीप बिश्नोई भी कार्य करता होके काम करेंगे, मुझे इसमें शक है। कुलदीप बिश्नोई जी कार्य वो तो पैदा ही हुए थे कि मुख्यमंत्री अपने पिता को भी पीछे हटा के मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। उन्होंने तो भजनलाल जी को भी घर बिठा दिया था। वो आदमी कैसे इनके पाले में टिक पाएंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन अमित जी भाई, ये बात तो सही है कि कुलदीप बिश्नोई की अपनी महत्वाकांक्षा है और वो मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को। अब कांग्रेस में रहते तो बन नहीं पाए, बीजेपी में रहते कैसे बन पाएंगे?
मेरे से पूछा जा रहा है लीगेसी है अमित जी से सवाल है मेरा जी कुलदीप बिश्नोई की। अमित, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लीगेसी की बात कही जा रही है कुलदीप बिश्नोई के साथ, तो वो लीगेसी यहाँ तक सिमट आई है कि जब खुद कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल होऊंगा, लेकिन बीजेपी ये नहीं कह रही सीधे तौर पे कि हाँ हम उसको शामिल करेंगे, तो उनका वजन यहीं पे ही सामने आ जाता है। वे रेड कार्पेट उन्होंने नहीं बिछा रखी है, तो ये किसी तरह वहां पे जाने की जुगत में इस तरह लग रहा है। आपको ये नहीं लग रहा है कि वो दरवाजा खटखटा रहे हैं? तो दरवाजे खुले नहीं है अभी, क्योंकि अगर ये बात होती तो बीजेपी प्रवक्ता यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कह देते हाँ हम उनको शामिल करने जा रहे हैं। तो बीजेपी ही अभी ये नहीं कह रही है कि हम उनको शामिल करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा इसमें। तो लीगेसी तो उनकी खत्म हो चुकी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये सौदा अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो कुलदीप के लिए फायदेमंद हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इससे कोई ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो भजनलाल और कुलदीप का जो फार्मूला है, जो सोशल इंजीनियरिंग है जी, वो और बीजेपी की लगभग सेम है, तो उससे फायदा कैसे हो सकता है? ठीक है ना, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज्यादा एक फर्क पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है भाई, अगर ये बीजेपी में चले जाते हैं, किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो वहां पे जो वैक्यूम है, तो हो सकता है कोई नया नेतृत्व उस एरिया का उभर आए, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है अतः साहब, लेकिन अमित जी तो कह रहे हैं कि अगर आप कुलदीप बिश्नोई के पार्टी में आपके शामिल होने के बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, उनको ऐसा नहीं लगता है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर उनकी ये राय है। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि हर राजनीतिक दल अपना विस्तार करता है, बिल्कुल, और हर राजनीतिक दल अपने विस्तार की सोच रखता है। लेकिन आज हरियाणा की अगर राजनीति की बात करें, तो हरियाणा की राजनीतिक स्थिति और भारत की राजनीतिक स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसका लगातार विस्तार हो। दूसरे राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता इस कोशिश में है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और भारतीय जनता पार्टी में आके देश की सेवा में लगे। ये जब ऐसी स्थिति किसी भी राजनीतिक दल के लिए बनती है, तो स्वाभाविक है विपक्षियों की तरफ से कई अलग अलग तरह की आलोचनाएं भी होती है, और वो आलोचनाएं केवल एक खिसियाहट होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होती है। आज की स्थिति ये है कि हरियाणा में कोई भी व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन नहीं करना चाहता। आज की स्थिति ये है कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीतिक नेता, अतरे जी गलत कह रहे हैं आप। अभी पीछे 8 नेताओं ने ज्वाइन किया हमारी पार्टी। नहीं, आपके 8 नेता वो आप ही की पार्टी में थे, मैंने बताया भी था उस वक्त भी चर्चा के अंदर। आपने परमिंदर ढुंगी का भी नाम उनमें ले दिया, जो कि बहुत पहले आपकी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, उनके बेटे को आप प्रवक्ता बना चुके थे, लेकिन आपने खबर बनाने के लिए उनका नाम लिख दिया। तो ये तो खैर राजनीतिक एक तरह से हथकंडे होते हैं, किसी तरह से खबर बन जाए। लेकिन आज स्थिति ये है, अगर कांग्रेस की तरफ ध्यान दे, मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया, अगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के चिंतन शिविर में नहीं आते, कांग्रेस अपने प्रभारी को इनवाइट ही नहीं करती, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा कांग्रेस के इस कदम की आलोचना करती है मीडिया में आके कि वो अपने प्रभारी की फोटो तक नहीं लगाई चिंतन शिविर में, तो जब किसी राजनीतिक दल की ऐसी स्थिति हो तो कौन उस राजनीतिक दल को ज्वाइन करना चाहेगा? क्योंकि स्पष्ट तौर पे नजर आ रहा है कि कांग्रेस में इस वक्त जो हो रहा है, ये पार्टी गिरावट की तरफ जा रही है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं चाहता है राजनीतिक दल में जाने के लिए। जहां तक कुलदीप जी की बात है, देखिए, विस्तार व्यक्तियों से होता है। एक कहा जाता था कि राजनीतिक में सिर गिने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एक राजनीतिक सोच है, हम इस सोच को भी दरकिनार नहीं कर सकते। हमें अगर राजनीति में रहना है, राजनीति करनी है, तो इन जो इस तरह की जो विचार है, उन विचारों को कंसीडर तो करना ही पड़ता है। रही बात कुलदीप जी के फायदे नुकसान की, देखिए, कुलदीप जी अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, क्योंकि जब कुलदीप जी का इस तरह का विषय आया था तो हमने ही बड़ा खुल के कहा था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के लिए क्या निर्णय होगा, ये पार्टी हाईकमान तय कर। कुलदीप जी ने अपने व्यक्तिगत स्तर पे तो घोषणा कर ही दी है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से जिक्र हो रहा था कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि 26 साल के बाद परिवर्तन होने वाला है। देखिए, कोई भी नेता अपने कार्यकर्ताओं से जब बात करता है तो वो कार्यकर्ताओं को वो पक्ष दिखाता है जो उत्साहित होता है। कुलदीप जी ने अपने कार्यकर्ताओं से बात की, कार्यकर्ताओं से चर्चा की, और कार्यकर्ताओं से, जैसा कि कुलदीप जी के बयान से मुझे जानकारी मिलती है कि वो कहते हैं, मैंने कार्यकर्ताओं से चर्चा करके ये निर्णय ले लिया कि मैं कांग्रेस छोड़ने जा रहा हूँ, मैं दूसरा दल ज्वाइन करने जा रहा हूँ।
और ये कोई भी नेता करता है। लेकिन अगर हम इस बात को बिल्कुल जीरो कर दें कि एक व्यक्ति जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बन चुका हो, 4 बार विधायक बन चुका हो, उस व्यक्ति के किसी भी राजनीतिक कदम के कोई इफेक्ट नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा संकीर्ण सोच रख रहे हैं। ऐसी संकीर्ण सोच की जरूरत नहीं। देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता भी जो होता है, जो स्थानीय स्तर का कार्यकर्ता भी होता है, जब वो भी किसी राजनीतिक दल में जाता है तो अपने साथ कुछ अच्छाइयां भी लेके जाता है, अपने साथ कुछ ऐसा वातावरण उसके साथ रहता है, या यूं कहिए कि कुछ लोग या जो ऐसे उसके अपने लोग होते हैं जिनका उसमें बहुत विश्वास होता है, वो भी उसके साथ साथ एक तरह से राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं। तो अगर एक सामान्य कार्यकर्ता का प्रभाव पड़ता है तो कुलदीप जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन वो कम होगा, ज्यादा होगा, ये चर्चा का विषय हो सकता है। तो भाटिया जी, ये संकीर्ण सोच है क्या कांग्रेस की? क्या संकीर्ण सोच है क्या ये कांग्रेस की कि कुलदीप बिश्नोई के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? उदय भान कह रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा हमें फायदा होगा उनके जाने से। देखिए, ये संकीर्ण सोच जो ना, ये बीजेपी के है। ये रेत का घर बनाकर बैठे हुए हैं। रेत के घर में एक मुट्ठी ऊपर और साथ रखी जाएगी तो उसमें बोझ ही बढ़ेगा उसका। वो जब गिरने लगेगी तो ऊपर से गिरेगी, नीचे से नहीं, ऊपर से गिरती है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में अगर जाते हैं तो मेरी बात को इन्होंने काटा अत्रे जी ने कि 26-27 साल वाली पोजीशन वो लाना चाहते हैं। वो अपने वर्कर्स को बोल रहे थे, उनके मन की बात आप देखो ना, आप तो मन की बात सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं लोगों को। उनकी मन की बात भी सुनिए ना। तो वो मुख्यमंत्री के लिए और बड़े नेताओं के लिए वो चैलेंज लेकर आ रहे हैं कि मेरे पिता भी मुख्यमंत्री थे और मैं 26-27 साल वाली पोजीशन लेकर आऊंगा। इस बात को झुठलाना, ये कहकर टाल देना कि वो तो अपने वर्करों में बोल रहे थे, वो वर्कर भी आपके बनने जा रहे हैं, वो कुलदीप बिश्नोई भी आपके बनने जा रहे हैं। तो वही बात आप पार्टी में आके वो करेंगे तो वो पार्टी का क्या फायदा पहुंचाएंगे, क्या नुकसान सोचाएंगे, इसका आकलन बीजेपी को करना है, हमें नहीं करना। जहां तक हमारे चिंतन शिविर के ऊपर बार बार ये बात कर रहे हैं, उसमें सारे के सारे एमएलए हमारे शामिल थे और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लीगल वो ऑफिसर थे, हमारे पदाधिकारी थे। समय की कमी है। भाटिया जी आपका, अमित जी आपका, अत्रे साहब आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो आज भी हम पूछ रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी का दामन थामने से और कांग्रेस पार्टी से किनारा करने से किसे नफा और किसे नुकसान होगा, ये अपने आप में यहाँ पर एक बड़ा सवाल